हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद करवा चुकी हूँ। आज रचना के आधार पर वाक्य भेद करेंगे। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना अथवा बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहला है सरल, जिसे कि हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। जैसे राम बाजार जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है वह पुस्तक पढ़ रहा है। इन वाक्यों में राम तथा पुस्तक कर्ता हैं, मतलब कि एक उद्देश्य हो गया। उद्देश्य कर्ता ही होता है तो एक ही उद्देश्य हो गया। तथा जा रहा है तथा पढ़ रहा है ये क्रिया है, मतलब उद्देश्य जो कार्य करता है वो विधेय होता है, तो ये विधेय हो गया। यानी कि इन वाक्यों में एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। एक ही कर्ता तथा एक ही क्रिया होने के कारण ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य समझ आ गए। अब आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे रात हुई और आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। कार से चलेंगे ताकि समय पर पहुंच जाएंगे। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गए। मोहन गरीब है परंतु ईमानदार है। उपर्युक्त वाक्य और ताकि, इसलिए, परंतु आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हुए हैं। देखिए हर किसी में 2 उपवाक्य हैं, लेकिन ये समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। विशेष क्या होता है इनमें, देखिए संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। पहले वाक्य को प्रधान उपवाक्य तथा अन्य प्रधान उपवाक्यों को समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। समानाधिकरण मतलब कि जो होते समान ही हैं, लेकिन जो पहले आता है वो प्रधान होता है और बाकी के जो वाक्य होते हैं उन्हें समानाधिकरण कहते हैं। इसमें आए सरल वाक्यों का स्वतंत्र प्रयोग हो सकता है। सभी अपने आप में स्वतंत्र होते हैं इसमें वाक्य। ये एक दूसरे पर आश्रित ना होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं, किंतु परस्पर संबंधित होते हैं। इनके सरल वाक्यों की रचना एक सी होती है। 2 विरोधी तर्क वाले वाक्यों का एक वाक्य नहीं बनाया जा सकता। सरल वाक्यों के समान घटकों को संयुक्त वाक्य में जोड़ दिया जाता है। आगे है संयुक्त वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं, जबकि मिश्रित वाक्य व्याधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं। अब संयुक्त वाक्य के भेद देखिए। अब संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिणाम बोधक। तो पहला आता है संयोजक, जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है, उसे संयोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बाजार जाओ और फल लेकर आओ। आकाश में बादल घिर आए तथा बारिश होने लगी। आपके लिए खिचड़ी बनी है एवं मेरे लिए चावल। उपर्युक्त वाक्यों में और, तथा, एवं ये क्या है, संयोजक अव्यय है। अगला आता है विभाजक। जिन वाक्यों में आए 2 उपवाक्यों से 2 स्थितियों या कार्य व्यापारों के बीच विकल्प दिखाया जाए या एक को स्वीकार किया जाए तथा दूसरे को त्यागा जाए तो वे विभाजक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे
आप मेरे घर आएंगे या मैं आपके घर आऊं? ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। ठीक है, आप मेरे घर आएंगे कि मोहन के घर जाएंगे? अगला एग्जाम्पल है, मेरे भाई की शादी में ना तो रीतू आई ना मीतू आई। उपयुक्त वाक्यों में या, अथवा, कि और न विभाजक अव्यय हैं। अगला है विरोधवाचक अव्यय। जब दो उपवाक्यों में विरोध या विरोधाभास का बोध हो तो ऐसे संयुक्त वाक्य विरोधवाचक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे, वह खेलों में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं माना। मैं तुम्हारे घर आना चाहती थी लेकिन बीमार होने के कारण नहीं आ सकी। वह न केवल पढ़ाई में अच्छा है बल्कि खेलों में भी अच्छा है। उसने मेहनत तो की किंतु सफलता नहीं मिली। उपयुक्त वाक्यों में मगर, पर, लेकिन, बल्कि और किंतु विरोधवाचक अव्यय हैं। ये शब्द जो हैं हमारे, ये विरोध उत्पन्न करते हैं। मगर, पर, लेकिन, बल्कि, किंतु, ये शब्द विरोध उत्पन्न करने वाले शब्द हैं, इसलिए ये विरोधवाचक अव्यय हैं। अगला है परिणाम बोधक। जब एक उपवाक्य से कार्य का तथा दूसरे से उसके परिणाम का बोध हो तो ऐसे वाक्य परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गई। कल मेरा जन्मदिन है अतः तुम मेरे घर आ जाना। वह बहुत अमीर है उसके पास हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। उपयुक्त वाक्यों में इसलिए, अतः और सो परिणाम बोधक अव्यय हैं। मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनमें कोई एक प्रधान होता है और शेष वाक्य उसके आश्रित होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। संयुक्त में तो ऐसा होता था ना कि एक प्रधान होता था, बाकी उसके समानाधिकरण होते थे, लेकिन इसमें एक प्रधान को छोड़कर बाकी उस पर आश्रित होने के कारण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे, माँ चाहती है कि उसका बेटा इंजीनियर बने। मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। जब मैं उसके घर गया तब वह सो रहा था। जो चिट्ठी बांटता है उसे डाकिया कहते हैं। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द मुख्य उपवाक्य हैं एवं अन्य शब्द आश्रित उपवाक्य हैं। ये जो नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं सेंटेंस, इधर भी जितने भी एग्जाम्पल में ये नीले शब्दों में हैं, ये तो हैं आपके मुख्य उपवाक्य और बाकी आश्रित हैं। ठीक है, आगे देखिए उपवाक्य। अब ये उपवाक्य हम बार बार यूज कर रहे हैं इस वर्ड का, तो ये उपवाक्य है क्या? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य एक से अधिक वाक्यों के मेल से बनते हैं। मिश्र या संयुक्त वाक्य का अंग बनने पर ये वाक्य उपवाक्य बन जाते हैं। ठीक है ना, जो वाक्य हमारे अगर मिश्र या संयुक्त में आ जाते हैं फिर वो वाक्य उपवाक्य का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे, उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने। उपयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य हैं। पहला तो ये है उसकी बड़ी इच्छा थी, दूसरा उपवाक्य है वह डॉक्टर बने। जो व्यक्ति परिश्रमी तथा सच्चरित्र होते हैं सब उनका आदर करते हैं तथा वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इस वाक्य में तीन उपवाक्य हैं। पहला है जो व्यक्ति परिश्रमी तथा सच्चरित्र होते हैं। दूसरा उपवाक्य है सब उनका आदर करते हैं। तीसरा उपवाक्य है वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अब उपवाक्य के भेद। उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है प्रधान उपवाक्य,
दूसरा समानाधिकरण वाक्य उपवाक्य, तीसरा है आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य, किसी वाक्य में जो उपवाक्य स्वतंत्र होता है, दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता, बल्कि दूसरे उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं सोचता हूँ कि तुम दिल्ली चले जाओ। उपरोक्त वाक्य में मैं सोचता हूँ ये प्रधान उपवाक्य है। अगला है समानाधिकरण उपवाक्य। संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य प्रधान होते हैं, अतः संयुक्त वाक्यों में दूसरे प्रधान उपवाक्य को समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। जैसे भाई बाजार गया है तथा बहन घर पर ही है। उपरोक्त वाक्य में दोनों प्रधान उपवाक्य हैं। पहला प्रधान उपवाक्य है भाई बाजार गया है तथा दूसरा प्रधान उपवाक्य है बहन घर पर है। इसमें दूसरा प्रधान उपवाक्य बहन घर पर ही है समानाधिकरण उपवाक्य है। अब बेटा मिश्र वाक्य में तो एक तो प्रधान का यूज होता है और एक आश्रित का। इसके अंदर ये जो समानाधिकरण है इसका संयुक्त वाक्य में होता है। तो अगला हमारा आता है आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्य यानी कि प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं, उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इनका पूरा अर्थ या भाव दूसरे वाक्य की सहायता से ही प्रकट होता है। जैसे अमित जो दिल्ली में रहता है वह मेरा दोस्त है। उपरोक्त वाक्य में जो दिल्ली में रहता है ये आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। और जो अमित मेरा दोस्त है ये प्रधान उपवाक्य पर आधारित है, ठीक है। जो दिल्ली में रहता है आश्रित उपवाक्य है, जो कि अमित मेरा दोस्त है, इस प्रधान उपवाक्य पर ये आधारित है। अब आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो पहला है संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा अथवा संज्ञा पदबंध के स्थान पर आता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। प्राय संज्ञा उपवाक्यों के आरंभ में की का प्रयोग होता है, किंतु कुछ स्थितियों में की का लोप भी हो जाता है। जैसे छात्र जानता है कि परीक्षा निकट है। महात्मा गांधी चाहते थे कि सब आत्मनिर्भर बने। माँ जानती थी उसका बेटा धुन का पक्का है। शीला जानती थी वह परीक्षा में प्रथम आएगी। इनमें रंगीन आश्रित उपवाक्य जो हैं वो संज्ञा उपवाक्य हैं। इसमें अधिकतर की आता है अथवा की का भाव देता है। इनमें कईयों में की आया है ना, या की का मतलब ये जो चारों वाक्य हमने चारों एग्जाम्पल किए हैं, कुछ में तो की दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो 2 वाक्य लास्ट के हैं इनमें की दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन की का इधर भाव जरूर आ रहा है। जैसे शीला जानती थी वह परीक्षा में प्रथम आएगी। यहाँ यद्यपि की नहीं आया लेकिन की का भाव दे रहा है। जैसे शीला जानती थी कि वह परीक्षा में प्रथम आएगी, ठीक है ना। अन्य की का लोप होने वाले वाक्य एक आधा एग्जाम्पल और देते हैं जिनमें की है नहीं लेकिन की का भाव दे रहे हैं। जैसे मोहन जानता है इस वर्ष परीक्षा में उसके अच्छे अंक आएंगे। इधर की दिखाई नहीं दे रहा लेकिन की का भाव तो आ रहा है। जैसे मोहन जानता है कि इस वर्ष। अगला है अध्यापक चाहते हैं उनके पढ़ाए हुए छात्र अच्छे बने। इधर भी की का भाव आ रहा है। अगला है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य कहीं भी प्रयुक्त हो सकता है। वाक्य के प्रारंभ में भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। हम इन सब का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है जो मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। इधर विशेषण का प्रयोग
स्टार्टिंग में हुआ है, प्रारंभ वाला एग्जाम्पल है ये। अब सेकंड है, मैं अपने उस दोस्त जो मेरे साथ पढ़ता था से मिला। इधर जो मेरे साथ पढ़ता था, इधर विशेषण उपवाक्य का प्रयोग बीच में हुआ है। अगला है, मेरे पास एक गुड़िया है जिससे मैं खेलती हूँ। अब जिससे मैं खेलती हूँ, ये अंत में विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन उपवाक्य विशेषण उपवाक्य हैं। विशेषण उपवाक्य जो जिससे, जिसमें, जिसको, जिन्होंने, जिनके लिए आदि से प्रारंभ होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य अब अगला आता है। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे, जब तुम स्टेशन पर पहुंचे तब मैं घर पर था। अगला एग्जाम्पल है, यदि मुझे समय मिला तो मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। ये उपवाक्य तब, जिस, यदि, जब भी, जैसे ही, जहाँ, जिधर, जिस जगह आदि से प्रारंभ होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया का काल, स्थान, रीति, परिणाम, कारण आदि से संबंधित सूचना देता है। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद। क्रिया विशेषण उपवाक्य के निम्नलिखित 5 भेद हैं। पहला आता है कालवाचक उपवाक्य। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही रीना ने घर से प्रस्थान किया, मैं पहुंच गया। सेकंड है, जब मैं विद्यालय पहुंचा तब घंटी बज रही थी। जैसे, जब, ये जो इस टाइप के ये वाक्य आ जाते हैं, ज्यों आदि से प्रारंभ होने वाले वाक्य कालवाचक आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। अब अगला है स्थानवाचक उपवाक्य। जहाँ सज्जनों का वास होता है या मान होता है, जहाँ सज्जनों का मान होता है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। दूसरा एग्जाम्पल है, जिधर तुम देख रहे हो उधर से तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो जहाँ, जिधर, उधर आदि से प्रारंभ होने वाले वाक्य स्थानवाचक आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। अगला है रीतिवाचक उपवाक्य। इसके एग्जाम्पल देखिए, मुकेश वैसे ही काम करता है जैसे उसका भाई कहता है। इसका सेकंड एग्जाम्पल है, विद्यार्थी वैसे ही लिखते हैं जैसे उनके शिक्षक उन्हें सिखाते हैं। जैसे, वैसे आदि से प्रारंभ होने वाले वाक्य रीतिवाचक आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। अगला है परिमाणवाचक उपवाक्य। इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, दूध में जितनी चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा। अगला है, जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे धूप सुहाती है। तो इधर देखिए, जितनी या जैसे जैसे आदि से प्रारंभ होने वाले वाक्य परिमाणवाचक आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। अगला है हेतुवाचक अथवा परिणामवाचक उपवाक्य। तो इसका एग्जाम्पल है, यदि तुमने मेहनत की होती तो अवश्य पास होते। दूसरा एग्जाम्पल है, वह इसलिए यहाँ आ रहा है ताकि अपनी बेटी का विवाह कर सके। यदि, ताकि, यद्यपि आदि से प्रारंभ होने वाले वाक्य हेतुवाचक अथवा परिणामवाचक आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। अब प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे, तो ये देखते हैं। तो देखिए, प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है, जिसमें मुख्य क्रिया प्रयुक्त होती है वो प्रधान होता है। आश्रित उपवाक्य का आरंभ प्राय कि, जो, जिसे, जिसने, क्योंकि आदि से होता है। अगला है मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए।
जो क्रिया वाक्य के अंत में बनी रहती है वही प्रधान उपवाक्य होगा। जो मतलब चेंज नहीं रहती, एज इट इज रहती है, वो प्रधान उपवाक्य होगा। रूपांतरित होने वाली क्रिया वाला उपवाक्य आश्रित होगा और जितना हिस्सा चेंज होगा वो आश्रित का होगा। प्रधान वाला यूं का यूं रहेगा। जैसे मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, ये एक वाक्य है मिश्र का। अब इसको सरल वाक्य में रूपांतरित करने पर यह बनेगा मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। यहाँ परिश्रम करता क्रिया रूपांतरित होगी, कैसे? परिश्रम करने पर ये होगी ना, तो इसलिए ये तो आश्रित उपवाक्य हो गया। लेकिन मोहन परिश्रम करता, ठीक है ना, ये आश्रित वाक्य हो जाएगा, मोहन परिश्रम करता। लेकिन सफल होना, ठीक है ना, तो अवश्य सफल होता। तो ये जो सफल होता है ये क्रिया ज्यों की त्यों बनी रही। देखिए जब ये मिश्र में थी कि तो अवश्य सफल होता, और जब हमने इसको सरल में बदला था कि परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता, लास्ट में तो सफल होता ही आया दोनों में, तो ये क्रिया ज्यों की त्यों बनी रही, इसलिए ये प्रधान उपवाक्य है। तो इधर हमारा ये रचना के आधार पर वाक्य भेद समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।